स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के दो बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बिल्कुल, हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर, तो सोचा कि इस विषय की गहराई में उतरा जाए। हाँ, ये अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है इन्हें एकदम साफ साफ समझना, ये है क्या, काम कैसे करते हैं और इनमें फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। ऑक्सीकरण से शुरू करते हैं। नोट्स के हिसाब से ये किसी परमाणु या क्या कहते हैं मूलक से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना है। सही। हाँ। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का त्याग या आप कह सकते हैं धन आवेश का बढ़ना। अच्छा। जैसे स्रोत में सोडियम Na का उदाहरण दिया है, वो एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन Na+ बन जाता है। हाँ, देखा मैंने। या फिर जैसे आयरन Fe2+ से Fe3+ बनता है, इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। हाँ सही, धनावेश पड़ गया। बिल्कुल। और इसी को ट्रैक करने का एक और तरीका है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। सीधी सी बात। समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन खोना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, तो फिर अवकरण वो इसका ठीक उल्टा होगा। सही समझा आपने, एकदम उल्टा। अवकरण में परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, ओके। जिससे उसका धनावेश घट जाता है या फिर ऋणावेश बढ़ जाता है। जैसे नोट्स में कॉपर आयन Cu2+ का उदाहरण है। हाँ है। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ठोस कॉपर Cu बन जाता है, तो +2 से 0 हो गया आवेश। यानी आवेश घटा या ऑक्सीकरण संख्या घटी। हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। जैसे क्लोरीन गैस Cl2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन 2Cl- बनाती है, यहाँ 0 से -1 हो गई संख्या। ये दिलचस्प है कि ये दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और देना ये अक्सर साथ में ही होते हैं। नोट्स में भी ऐसा लिखा है। और यही तो केमिस्ट्री की खूबसूरती है। असल में ये प्रक्रियाएं लगभग हमेशा एक साथ साथ चलती हैं। अच्छा। अकेले नहीं होती। बहुत कम। सोचिए ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीकरण, तो कोई ना कोई तो उसे लेने वाला भी होगा ना, अवकरण। इलेक्ट्रॉन हवा में तो तैरेगा नहीं। हाँ ये तो है। इसीलिए हम अक्सर इन्हें मिलाकर एक ही नाम से बुलाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल्स रिडॉक्स। नोट्स में है ये। बिल्कुल। रिडॉक्स। तो जब ये दोनों क्रियाएं साथ होती हैं तब मैदान में कौन आता है? नोट्स में कुछ एजेंट्स का जिक्र है। हाँ, तब आते हैं ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक और अवकारक, ये वो पदार्थ हैं जो इन अभिक्रियाओं को करवाते हैं। कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स डांस के पार्टनर्स हैं। एक देता है, दूसरा लेता है। ओके, तो नोट्स में कुछ उदाहरण हैं। पहले ऑक्सीकारक, ये क्या करता है? ऑक्सीकारक जैसा नाम से लग रहा है, वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। ये खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, खुद इलेक्ट्रॉन लेता है। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये खुद तो अवकृत हो जाता है। अच्छा, खुद रिड्यूस होता है। जी, लेकिन ऐसा करके ये दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और उसका ऑक्सीकरण कर देता है। समझ गया। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होकर। उदाहरण क्या है इसके? बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, ओजोन O3। नोट्स में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है K2Cr2O7। ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने में काफी माहिर होते हैं। ठीक है। और अवकारक वो फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। हाँ जी, अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो पदार्थ है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, त्याग देता है, दूसरों को देता है। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये खुद क्या हो जाएगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एकदम सही, ये खुद ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देकर उसका अवकरण कर देता है। यानी ये दूसरों को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होकर। इसकी उदाहरण नोट्स में देखिए, हाइड्रोजन H2, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये सब अच्छे अवकारक हैं। नोट्स में एक और मजेदार बात लिखी है कि कुछ पदार्थ दोनों तरह का काम कर सकते हैं, ऑक्सीकारक भी अवकारक भी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। कुछ ऐसे भी है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस एसिड HNO2। अच्छा, ये कैसे? ये निर्भर करता है कि वो किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मतलब सामने वाले पदार्थ की इलेक्ट्रॉन खींचने या देने की ताकत कितनी है,
उसके हिसाब से ये अपना रोल बदल लेते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कभी ले लेते हैं। वाह, केमिस्ट्री के गिरगिट। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। चलिए, अब वो ऑक्सीकरण संख्या पर आते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। नोट्स में लिखा है अणु या आयन में परमाणु पर आवेशों की संख्या। ये सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल सा लगता है। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसे आप एक तरह का अकाउंटिंग टूल समझिए। हिसाब रखने वाला? हिसाब रखने वाला। किसका हिसाब? इलेक्ट्रॉन्स का। ये हमें बताता है कि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस। ये असल में एक काल्पनिक आवेश होता है। काल्पनिक? हाँ, मतलब हम कुछ नियम लगाकर इसे कैलकुलेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के पास है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। ओके, जैसे नोट्स में KMnO4 वाला उदाहरण है। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें अगर हम नियमों से देखें तो ऑक्सीजन को -2 मानते हैं, पोटेशियम को +1। तो हिसाब लगाने पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 आती है। +7? काफी ज्यादा है। हाँ, अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई और उसके बाद Mn की ऑक्सीकरण संख्या घटकर +2 रह गई, तो +7 से +2 हो गई। तो हम फौरन समझ जाएंगे कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या घटी है, मतलब Mn का अवकरण हुआ है। अच्छा, तो ये ट्रैक करने में मदद करता है। बिल्कुल, रिडॉक्स अभिक्रियाओं को समझने और बैलेंस करने में ये बहुत बहुत मददगार है। तो संक्षेप में कहें तो ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीकरण संख्या का घटना। और ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। हाँ, रिडॉक्स अभिक्रियाओं में। और इसमें वो दोनों एजेंट्स, ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन लेता है खुद रिड्यूस होता है, और अवकारक जो इलेक्ट्रॉन देता है खुद ऑक्सीडाइज होता है, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। इस संक्षिप्त चर्चा से ये तो एकदम साफ हो गया कि ये दोनों प्रक्रियाएं कितनी फंडामेंटल हैं। जी हाँ, बहुत ही मौलिक। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमारे चारों तरफ, मतलब प्रकृति में या हमारे अपने शरीर के अंदर ही, ये ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं चुपचाप कितना कुछ कर रही होंगी। बैटरी से लेकर हमारी सांस लेने तक शायद हर जगह इनका हाथ होगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये सचमुच हर जगह काम कर रही हैं।